हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। कुल 25 प्रश्न रहने वाले हैं इस प्रैक्टिस सेट में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। ये क्लास हिंदी साहित्य से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जैसे DSSB हो, चाहे KVS हो, UP TGT PGT या फिर किसी भी स्टेट के TGT PGT, नेट JRF वगैरह। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। पहला प्रश्न है, बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन रहते हैं? तो बरवे नायिका भेद के रचनाकार रहे रहीम। बरवे नायिका भेद अवधी भाषा में रचित नायिका भेद का एक सर्वोत्तम ग्रंथ है। बरवे नायिका भेद अवधी भाषा में रचित है। ठीक है, इसके अलावा रसलीन, इनका पूरा नाम रहता है सैयद गुलाम नबी। इनके दो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जिनके बारे में पूछा जाता है, वह है अंग दर्पण और रस प्रबोध। इसके आगे है मतीराम। मतीराम रीतिबद्ध काव्यधारा से संबंधित रचनाकार रहे। ठीक है, मतीराम द्वारा रचित रसराज और ललित ललाम काफी प्रसिद्ध ग्रंथ रहे। बिहारी रीतिसिद्ध काव्यधारा से संबंधित एकमात्र रचनाकार रहे। इनके द्वारा रचित बिहारी सतसई काफी प्रसिद्ध रही। बिहारी सतसई एक मुक्तक काव्य रहा। इसके अलावा इसमें 700 से भी अधिक दोहे हैं। कहीं कहीं पर 713 दोहे लिखे होते हैं, तो कहीं कहीं पर 719 दोहे बताए गए हैं। इसमें भक्ति, नीति और श्रृंगार संबंधी दोहों का संकलन किया गया है। बिहारी सतसई में नीति, भक्ति और श्रृंगार संबंधी दोहों का संकलन किया गया है। आगे बढ़ेंगे। कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा में रचित है? तो कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य, लगभग संपूर्ण कृष्ण काव्य ब्रज भाषा में रचित है। आगे बढ़ते हैं। सर्पगंधा किसकी औपन्यासिक कृति है? सर्पगंधा उपन्यास विधा की रचना है। तो किनके द्वारा रचित है? शैलेश मटियानी के द्वारा रचित है यह उपन्यास। शैलेश मटियानी नई कहानी आंदोलन के दौर के प्रसिद्ध गद्यकार रहे। अगला देखेंगे, रूपजीवा उपन्यास किनके द्वारा रचित है? तो रूपजीवा उपन्यास के रचयिता रहते हैं लक्ष्मी नारायण लाल। आगे बढ़ेंगे। बावन दास किस उपन्यास का पात्र है? तो बावन दास फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित आंचलिक उपन्यास मैला आंचल का पात्र है। इसमें फणीश्वरनाथ रेणु ने बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव के, ठीक है, बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव के जहालत, रोग, अंधविश्वास, पिछड़ेपन, संस्कृति, जीवन पद्धति, प्रकृति चित्रण आदि के माध्यम से पूरे आंचलिक परिवेश का चित्रण किया है, या फिर कह सकते हैं जीवंत चित्रण किया है। इसके अलावा पर्तिपरी कथा भी एक आंचलिक उपन्यास रही। यह फणीश्वरनाथ रेणु की दूसरी महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यास रही। पहली रही मैला आंचल, दूसरी पर्तिपरी कथा। मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष रहता है 1954 ईस्वी तथा पर्तिपरी कथा का प्रकाशन वर्ष रहता है 1957 ईस्वी। जुलूस उपन्यास भी रेणु की ही है, फणीश्वरनाथ रेणु की। दीर्घ तपा उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा ही रचित है और इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1964 ईस्वी। आगे बढ़ेंगे। हिंदी आलोचना का इतिहास कौन से काल से माना जाता है? तो हिंदी आलोचना का इतिहास आधुनिक काल से ही माना जाता है। आधुनिक गद्य के साथ ही हिंदी आलोचना का उदय भी भारतेंदु युग में ही होता है। ठीक है, आधुनिक गद्य के साथ ही हिंदी आलोचना का उदय भी भारतेंदु युग में ही होता है। आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्रता पूर्व की हिंदी कहानी के वस्तु पक्ष तथा शिल्प पक्ष के विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर उसे कितने चरणों में बांटा गया है? तो 3 चरणों में बांटा गया है। ठीक है, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग तथा प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग तथा प्रेमचंदोत्तर युग। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य की रचना की है? तो भारतेंदु ने अधिकतर ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है। इन्होंने अपने काव्य में तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग किया तथा तत्सम शब्दों का लगभग बहिष्कार किया है अपने काव्य से। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किसने 7 नए कवियों को लेकर 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन किया? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ ने तार सप्तक का संपादन किया था। कब? तो 1943 ईस्वी में। इसमें 7 कवियों को लिया गया, अर्थात 7 कवियों का इसमें संकलन किया गया। वे 7 कवि कुछ इस प्रकार रहे। उन 7 कवियों के नाम
कुछ इस प्रकार है: गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञे। तार सप्तक के प्रकाशन से ही प्रयोगवाद का भी आरंभ होता है। सन 1943 से ही प्रयोगवाद का भी आरंभ होता है। इसी के बाद लगभग दूसरा और तीसरा सप्तक का भी प्रकाशन किया गया। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष रहा 1951 ईस्वी तथा तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष रहा 1959 ईस्वी, और इसका प्रकाशन भी अज्ञे जी ने ही किया। इसके बाद जो चौथा सप्तक रहा उसका प्रकाशन नामवर सिंह जी करते हैं और उसका प्रकाशन वर्ष रहता है सन 1979 ईस्वी। आगे बढ़ेंगे। सिद्ध कवि सरहप्पा की रचना का नाम क्या रहा? तो सिद्ध कवि सरहप्पा की रचना का नाम रहता है दोहा कोश। सरहप्पा को राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। इसके अलावा प्राकृत पैंगलम के रचयिता रहते हैं लक्ष्मीधर, पौमचरियु के रचयिता रहते हैं स्वयंभू तथा संदेश रासक के रचयिता रहते हैं अब्दुल रहमान। आगे बढ़ेंगे। हिंदी में अकविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी में अकविता का प्रवर्तक जगदीश चतुर्वेदी को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य होने पर रसखान ने कहाँ बसने की इच्छा व्यक्त की है? तो मनुष्य होने पर रसखान ने गोकुल के गांव में बसने की इच्छा व्यक्त की है। रसखान का मूल नाम रहता है सैयद इब्राहिम, पूछा जाता है ये। रसखान का मूल नाम रहा सैयद इब्राहिम। इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना रही प्रेम वाटिका। ठीक है, प्रेम वाटिका रसखान की रचना रही। अगला प्रश्न है, सूखा बरगद किसकी औपन्यासिक कृति है? तो सूखा बरगद मंजूर एहतेशाम की औपन्यासिक कृति है। सूखा बरगद उपन्यास विधा की रचना है जिसके रचयिता रहते हैं मंजूर एहतेशाम। मंजूर एहतेशाम की मृत्यु इसी कोरोना में हुई है, कोरोना काल में। ठीक है, सूखा बरगद में मंजूर जी ने समाज में व्याप्त या फिर कहे तो मुस्लिम समाज में व्याप्त अशिक्षा, अंधविश्वास, सामाजिक रूढ़ियों और विडंबनाओं का अद्भुत चित्रण किया है। ठीक है, ये मध्यवर्गीय भारतीय समाज के द्वंद्वात्मक यथार्थ को अपनी रचनाओं के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। आगे बढ़ेंगे। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन रहे? तो मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार रहते हैं वृंदावन लाल वर्मा। यह वर्मा जी की प्रसिद्ध ऐतिहासिक रचना है। मृगनयनी उपन्यास विधा की रचना है जिसके रचयिता रहते हैं वृंदावन लाल वर्मा, और यह एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक रचना है उनकी। इस उपन्यास में 15वीं सदी के ग्वालियर राज्य के राजा मान सिंह तोमर तथा उनकी रानी मृगनयनी की प्रेम कथा का वर्णन है। साथ ही तत्कालीन ग्वालियर रियासत तथा इतिहास की झलक भी हमें इस उपन्यास में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखेंगे। रीतिकालीन काव्य पर किस काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर रहा है? तो रीतिकालीन काव्य पर संस्कृत काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर रहा है। संस्कृत साहित्य के 5 संप्रदाय रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति तथा ध्वनि में से अलंकार, रस व ध्वनि के लक्षण तथा उदाहरण हमें रीतिकालीन काव्य में ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि रीतिकालीन काव्य पर संस्कृत काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर रहा है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद में किस विचारधारा का उदय माना जाता है? तो प्रगतिवाद में मार्क्सवादी विचारधारा को उदय माना जाता है। हम लोगों ने काफी बार पढ़ा भी है कि जिस प्रकार राजनीति में मार्क्सवाद है उसी प्रकार साहित्य में प्रगतिवाद को देखा जाता है। ठीक है, प्रगतिवाद का काल क्या रहा? तो 1936 से 1943। प्रगतिवाद का उदय छायावादी युग के बाद होता है और प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद का उदय होता है। कुछ प्रगतिवादी रचनाकारों के नाम: नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह इत्यादि। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? तो रामदरस मिश्र का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है। इसके अलावा मुक्तिबोध, त्रिलोचन, नागार्जुन ये सभी प्रगतिवादी रचनाकार रहे। और मुक्तिबोध को प्रगतिशील कविता तथा नई कविता के बीच का सेतु भी माना जाता है। मुक्तिबोध को प्रगतिशील कविता तथा नई कविता के बीच का सेतु माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। फारसी का यह कथन किसने कहा था कि मैं हिंदी की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो हिंदी में पूछो, तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। यह कथन अमीर खुसरो का है। अमीर खुसरो को तोताए हिंद भी कहा जाता है। ठीक है,
आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथात्मक पुस्तक के रचनाकार कौन रहे? तो क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथात्मक पुस्तक के रचनाकार रहते हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा को 4 भागों में विभक्त किया गया, अर्थात 4 खंडों में इनकी आत्मकथा प्रकाशित हुई है। पहला खंड रहा क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा खंड रहा नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा खंड बसेरे से दूर तथा चौथा 10 द्वार से सोपान तक। पहला क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा बसेरे से दूर तथा चौथा 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। लहर किस विधा की रचना है? तो लहर जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य संग्रह है। ठीक है, काव्य विधा की रचना है यह, जिसका प्रकाशन वर्ष रहता है 1935 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद एक छायावादी रचनाकार रहे, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक रहे वे। अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है? तो आचार्य भामा ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है। ठीक है, आचार्य भामा का प्रसिद्ध ग्रंथ रहा काव्य अलंकार, दंडी का प्रसिद्ध ग्रंथ रहा काव्य दर्श, आनंदवर्धन का प्रसिद्ध ग्रंथ रहता है ध्वन्यालोक तथा ये ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक रहे। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक रहे, भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक रहे। आगे देखेंगे। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? ठेठ हिंदी में उपन्यास किसने लिखा है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। लौटे हुए मुसाफिर के रचयिता कौन रहे? तो लौटे हुए मुसाफिर के रचयिता रहते हैं कमलेश्वर। यह एक उपन्यास विधा की रचना है। आगे देखते हैं। भ्रमर गीत का मुख्य आधार क्या रहा? तो भ्रमर गीत का मुख्य आधार रहता है श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद। भ्रमर गीत का मुख्य आधार श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद। हिंदी में सूरदास, नंददास, परमानंद दास, मैथिली शरण गुप्त तथा जगन्नाथ दास रत्नाकर ने भ्रमर गीत की रचना की है। आगे देखेंगे। सुदामा चरित ग्रंथ के रचयिता कौन रहे? तो सुदामा चरित ग्रंथ के रचयिता रहते हैं नरोत्तम दास। यह अवधी भाषा में रचित ग्रंथ है। सुदामा चरित अवधी भाषा में रची गई है। इसकी रचना संवत 1605 ईस्वी में की गई। ठीक है, अगर संवत को ईस्वी में बदलना हो तो उसमें से 57 घटा देने पर वह ईस्वी में बदल जाएगी। जैसे अगर 1605 में से आप 57 घटा देंगे तो ईस्वी में परिणत हो जाएगी, ईस्वी में बदल जाएगी वह। इस ग्रंथ में निर्धन ब्राह्मण सुदामा की कथा प्रस्तुत की गई है, जो महान कृष्ण भक्त थे। ठीक है, तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।